अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान रशीद एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम पुलिस आर्डर 2002 को डिस्कस करेंगे। पुलिस आर्डर 2002 इसके जो टोटल चैप्टर हैं वो है 19 और इसके जो टोटल आर्टिकल हैं वो है 186। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसके तमाम चैप्टर और जितने भी इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करें और पुलिस आर्डर 2002 का ओवरव्यू लें। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो इसके टाइटल के बारे बताता है और डेफिनेशन के बारे बताता है। टाइटल इसका यही है जो आर्टिकल 1 में कहा गया, पुलिस आर्डर 2002 इसका जो एक्सटेंट है होल ऑफ पाकिस्तान। डेफिनेशन क्लास में इसमें जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो बताया गया कि CCPO कौन होगा, CPO कौन होगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसको कहा गया है। ये आगे चल के हम इसकी मुकम्मल स्टेंस देखते हैं। कॉग्निजेंस मीन के नोटिस लेना, एक्शन लेना किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से। कमीशन मीन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। एक कमीशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन। फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी आ जाता है, फिर नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। वो आगे चल के हम कमीशन की कंपोजिशन, उसके फंक्शन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मीन इसमें कोई आर्डर है, कोई इंस्ट्रक्शन है पुलिस ऑफिसर की तरफ से, कोई हायर अथॉरिटी की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट मीन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है लोकल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। आगे एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ये कौन होगा, ये PP होगा, मतलब इसने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर इसको दी जाती हैं जो इसने पुलिस के महकमे में अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस इट मीन इन केस ऑफ एमरजेंसी किसी भी पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है या कोई स्पेशल उसको टास्क दिया जा सकता है। आगे इसकी डेफिनेशन में हम देखें, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। इसमें यह है अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी का जो इंक्वायरी में आएगा वो तमाम जो मतलब इंक्वायरी के एविडेंस मिलेगी वो एडमिसिबल होगी बिफोर द कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी अथॉरिटी के आगे। फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें हमारी तमाम पुलिस आती है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आती हैं, पाकिस्तान रेलवे पुलिस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, मोटरवे हाईवे पुलिस और जितनी भी फेडरल या प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। आगे डेफिनेशन में है जनरल पुलिस एरिया। जनरल पुलिस एरिया में ऐसा मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है, प्रोविंस का कोई पार्ट भी आ सकता है या कंप्लीट प्रोविंस आता है पुलिस की टेरिटोरियल लिमिट के लिहाज से। आगे इसमें जूनियर रैंक और सीनियर रैंक ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। पुलिस मीन कोई भी बिल्डिंग है, कोई टेंट है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई क्लोज या ओपन एरिया। आगे प्लेस या पब्लिक अम्यूजमेंट जहाँ कोई तफरी हो रही है, जहाँ डांसिंग, सिंगिंग, गेमिंग, अम्यूजमेंट का कोई इस तरह का एक्टिविटी हो रही है। पब्लिक प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। इसका जब अब देखते हैं जो चैप्टर 2 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस। इसमें आर्टिकल 3 एंड 4 आता है। 3 में इसमें पुलिस का एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई कि पब्लिक के साथ पुलिस का बिहेवियर अच्छा हो, डेकोरम हो, मुहज़्ज़बाना हो, पब्लिक के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप को प्रमोट करे, पब्लिक को जो पुअर है, जो फिजिकल वीक है, चिल्ड्रन है या वेमेन को असिस्ट करें पब्लिक प्लेस पे, या कोई डेंजर है या किसी भी पब्लिक प्लेस में या किसी गली में, स्ट्रीट में कोई ख़तरा है, कोई अलार्म सिचुएशन है, इन लोगों की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदद करे। आगे ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस, ड्यूटीज़ में यह आती हैं कि जो भी लॉ ने, किसी भी लॉ ने, स्टैचू ने पुलिस की ड्यूटी को डिस्कस किया, एक तो वो ड्यूटी है। इसके अलावा ये जो पुलिस आर्डर में डेफिनेटली आगे चल के हम डिस्कस करेंगे पुलिस की ड्यूटीज़ हैं और पावर्स को भी डिफाइन किया गया है। इसमें जो आर्टिकल 4 में है पब्लिक की प्रॉपर्टी, पब्लिक की लाइफ, सिटीजन फंडामेंटल राइट और अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के बारे और पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करना, जो भी आगे आता है डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर, जो इश्तिहारी हैं उनको पकड़ना और नियरेस्ट पुलिस कि यहाँ अपने सीनियर ऑफिसर के यहाँ पेश करना या कोर्ट के आगे पेश करना और मतलब लोगों को असिस्ट करना। और इसमें इसकी और कौन सी आ सकती हैं ड्यूटीज़, जो पुलिस ऑफिसर है शैल मेक एवरी एफर्ट करेगा, मतलब ये कोई वेमन को हरासा कर रहा है या चिल्ड्रन को, यानी कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी गली में, किसी पब्लिक प्लेस में या कोई भी रोड एक्सीडेंट है लोगों की मदद करे जहाँ तक पॉसिबल हो सके। आगे हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर आ जाता है 3 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस।
इसमें पुलिस की कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। जो पुलिस है ये प्रोविंस लेवल पे है, क्योंकि ये जो पुलिस आर्डर है ये एक्सटेंट होल ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है। हर प्रोविंस की अपनी पुलिस है, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन और अपने उनके रूल हैं। ये जो पुलिस है इसका जो सबसे बड़ा हेड है वो है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल है। इससे ऊपर पुलिस का कोई अबव रैंक नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है। ये प्रोविंशियल लेवल के अंडर आती है। जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की पुलिस है वो हमारे नेशनल असेंबली के अंडर आती है। आर्टिकल 5 को देख ले, इसमें यह है कि इन एमरजेंसी केस में किसी भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जा सकती है और वो ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है, कोई लॉफुल ऑर्डर उसको दिया जा सकता है। आर्टिकल 7 में कंपोजिशन के बारे में बताया गया। जो पुलिस की भर्तियां या तो कांस्टेबल को डायरेक्टली सिलेक्शन होगी या सब इंस्पेक्टर की या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। पुलिस महकमे में ये 3 रैंक के ऑफिसर को यानी कि मेरिट बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। बाकी जितने भी ऑफिसर होते हैं या वो एएसआई होता है या हेड कांस्टेबल, इनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है। बाकी जितनी भी कोई स्पेशलिस्ट कैडर्स आ जाते हैं, मतलब कोई लीगल इंस्पेक्टर कह रहे हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कह रहे हैं, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, बाकी जो पुलिस महकमे या कोई लॉ ऑफिसर आ जाता है वो उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो स्पेशल कैडर्स के थ्रू होती है और जो इसका पुलिस का मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है। जो कांस्टेबल की भर्तियां हैं या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का हो। इसमें कहा गया कि जितनी भी भर्तियां सब इंस्पेक्टर की वो 50% होगी और 50% इनका डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगी। जिनकी बैचलर डिग्री होगी उनको डिपार्टमेंटल प्रमोट किया जाएगा। 50% जो इनकी यानी कि डायरेक्टली पब्लिक को सिलेक्ट किया जाएगा वो पीपीएससी के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट होगी। इसी तरह जो एएसआई है उनकी भी 25% होगी, बाकी 25% वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगी। हेड कांस्टेबल को एएसआई अपॉइंट किया जाएगा जिनकी बैचलर डिग्री है। आगे इसमें जो आर्टिकल 7 की क्लास 4 है इसमें वही कहा गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। अगर हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, इनकी जो सिलेक्शन है ये प्रोविंशियल लेवल पे है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। लेकिन जो एएसपी है 16 ग्रेड का ऑफिसर, ये है फेडरल पब्लिक सर्विस एफपीएससी के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट होगी और ये सीनियर रैंक में ऑफिसर आएगा। अब हम ये भी डिस्कस कर लें सीनियर रैंक और जूनियर रैंक। जो इसका फर्स्ट शेड्यूल है पुलिस आर्डर 2002 का, इसमें सीनियर पुलिस रैंक एंड जूनियर पुलिस रैंक को डिस्कस किया गया। सबसे पहले जो सीनियर पुलिस रैंक में इंस्पेक्टर जनरल आता है जिसका ग्रेड 22 है। इंस्पेक्टर जनरल को पीपीओ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और ये जो पीपीओ होता है ये 3 साल के लिए मतलब आईजी अपॉइंट होता है। चाहे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल है या एएसपी है या डीपी है, इनका जो यानी कि ये ओहदा है ये 3 साल के लिए है। वो आगे के आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं। आगे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल है, इसका जो ग्रेड है वो 21 है। ये एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल को सीसीपीओ अपॉइंट किया जाता है, कैपिटल में इस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। जो डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल है डीआईजी, इसका जो ग्रेड है वो 20 है। इसको डीआईजी या आरपीओ, इसको रीजनल पुलिस ऑफिसर या सिटी पुलिस ऑफिसर इनको अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, इनके ग्रेड 19 है। ये आमतौर पर डीपीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, इसको भी कहीं डीपीओ अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनको हम एएसपी या डीएसपी कहते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। इनका जो ग्रेड है 17। ये जितने ऑफिसर है ये सीनियर रैंक के ऑफिसर आते हैं। इसके बाद जो इंस्पेक्टर है जिसका ग्रेड 16 है, इंस्पेक्टर जो आमतौर पर एसएचओ होता है। फिर इसके बाद सब इंस्पेक्टर जिसका ग्रेड 14 है। ये जो छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं चौकी बेस, उन पर सब इंस्पेक्टर को इंचार्ज बनाया जाता है। इसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई जिसका ग्रेड है 9। इसके बाद है हेड कांस्टेबल, इसका ग्रेड है 7। इसके बाद है कांस्टेबल, इसका ग्रेड है 5। ये है जूनियर रैंक पुलिस ऑफिसर।
हमने ग्रेड भी डिस्कस किया है और हमने ये भी देखे पीपीओ कौन होगा, आईजी होगा, सीसीपीओ कौन होगा, वो एआईजी होगा, और सीपीओ या आरपीओ कौन होगा, वो डीआईजी होगा, और डीपीओ कौन होगा, वो एसएसपी हो सकता है या एसपी हो सकता है, और डीएसपी या कौन होगा, वो एएसपी होगा। और जिस तरह हमने ये आर्टिकल 7 में डिस्कस किया, पुलिस डिपार्टमेंट में या सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एएसपी को सिलेक्ट किया जाता है। बाकी जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल होता है या इंस्पेक्टर होता है या एएसपी से बाद एसपी बनता है या एआईजी या डीआईजी, ये इनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती रहती है। इसके अलावा बाकी किसी ऑफिसर को स्पेशल कैडर के थ्रू भी इनको अपॉइंट किया जाता है या किसी मिनिस्ट्रियल स्टाफ को। आगे हमारा आर्टिकल 8 है, ये पुलिस ऑर्गेनाइज एंड फंक्शनल बेसिस। इसमें पुलिस के डिपार्टमेंट, ब्रांचेस, डिवीजन और सेक्शन को डिस्कस किया। ये तकरीबन 18 है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की ब्रांच अलहदा है, इंटेलिजेंस की अलहदा, वॉच एंड वार्ड, रिजर्व, अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल मैनेजमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग के हवाले से, क्राइम प्रिवेंशन के हवाले से, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लीगल अफेयर्स, वेलफेयर, एस्टेट। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में, या आपको भी मालूम है कि पुलिस का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, इसमें स्पेशल डिपार्टमेंट आगे ब्रांचें हैं। कुछ लोगों के फंक्शन इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ लोगों का काम है क्राइम को प्रिवेंट करना, कुछ का काम ऑडिट, कुछ का काम ट्रांसपोर्ट में है, कुछ में लीगल अफेयर। इस तरह पुलिस की आगे ब्रांचेस बनाई गई हैं। आगे हमारा आर्टिकल 10 है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन किन पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, या वो पीपी होगा, या वो सीसीपीओ होगा, या सीपीओ होगा। इनके पास ये अपनी वो एक्सरसाइज करेंगे पावर्स को एंड फंक्शन को एंड ड्यूटीज़ को। इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये डिपार्टमेंट के हेड होंगे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। फिर आगे पीपीओ की बात की जा रही है, जो आर्टिकल 10 की क्लास 4 में पीपीओ की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कि वो अपना एक प्रोविंशियल एनुअल पॉलिसिंग प्लान तैयार करेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव उसके होंगे, उसकी पॉलिसी होगी, उसके टारगेट, फाइनेंशियल के लिहाज से मैकेनिज्म के क्या क्या इस साल उन्होंने टारगेट अचीव करने हैं और क्या इनका ऑब्जेक्ट है। फिर ये पीपीओ प्रोविंशियल लेवल पे तैयार करके जो मुतलका प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन है, इनको सेंड करता है और इनसे अप्रूवल लेता है। आगे हमारा आर्टिकल 11 में वो आईजी के बारे में कहता है, अपॉइंटमेंट आईजी। आईजी कौन होगा, जो पीपीओ होता है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। आईजी को पीपीओ अपॉइंट किया जाता है, ये या वो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। और इसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये तीन नाम रिकमेंडेशन करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है वो किसी एक इंसान को आईजी अपॉइंट करे। अगर इसमें वो ये है, अगर इस्लामाबाद कैपिटल है, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कैपिटल में किस ऑफिसर को वहाँ अपॉइंट करना है, वो मतलब वो होगा सीसीपीओ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको गौर से सुने फिर आपको समझ आएगा। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने कैपिटल बेस पे किस ऑफिसर को अपॉइंट करके, जिस तरह अब लाहौर है, इसका लाहौर ये पंजाब का कैपिटल है, कराची सिंध का है, पेशावर है केपीके का, और कोयटा जो है बरूची का। इन कैपिटल में किस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, वो है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। इस रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, इससे अबव रैंक भी हो सकता है। और या तो वो नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन 3 नाम रिकमेंडेशन करती है, या जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर पीपीओ, इसके पास इख्तियार है किसको आईजी अपॉइंट करे। और ये जो अपॉइंटमेंट होती है इनकी 3 साल के लिए होती है, चाहे ये लोग हैं या फेडरल गवर्नमेंट। वो इसमें भी यही है कि जो किसी भी नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन 3 नाम सेंड करती है फेडरल गवर्नमेंट को, फिर उनमें से उन लोगों को या फेडरल एफआईए या पाकिस्तान रेलवे पुलिस या पाकिस्तान मोटरवे या हाईवे पुलिस या फ्रंटियर कांस्टेबलरी, इन ऑफिसर को एज ए हेड अपॉइंट किया जाता है। इसमें नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन का हम ये किरदार भी देख रहे हैं कि कमीशन के क्या पावर्स एंड फंक्शन है। अगर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है, इसके ब्याह पे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा फिर वो अपनी पावर्स को और फंक्शन को, ड्यूटीज़ को सरअंजाम देगा। मतलब अगर पीपीओ नहीं है, सीसीपीओ नहीं है, फिर जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर होगा वो उसकी ड्यूटीज़ हैं। और आगे ये जितने भी ऑफिसर हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल के लिए है। आगे ये हमारे आर्टिकल 12 में कहा गया है। आर्टिकल
13 इसमें यह भी कहा है गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को अपॉइंट कर सकती है कि पीपीओ की असिस्टेंट के लिए या सीसीपीओ के ऑफिसर को जिस तरह हो सके। आर्टिकल 14 ये अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट है कि किसी भी एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया जाता है कि वो असिस्ट करें। फिर आर्टिकल 15 इसमें भी वही है कि सिटी पुलिस ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इनको भी 3 साल के लिए, मतलब अगर कोई डीपीओ है या एआईजी है या सीसीपीओ या आरपीओ या पीपीओ, इनको सिर्फ 3 साल के लिए ये ओहदा दिया जाता है। 3 साल के बाद इनका ये ओहदा ले लिया जाता है। इन टर्म्स एंड कंडीशन मतलब एक्सेप्शन है कि अगर उसको मतलब निकाल दिया जाता है या कोई रूल या लॉ की वायलेशन करती है, फिर ये और कंडीशन आती है। आगे हमारा आर्टिकल 16 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा, कौन एडमिन होता है पुलिस का, वो या हमने जिस तरह डिस्कस किया वो एसएसपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, या एसएसपी या जो भी डीपीओ वो अपने मतलब पावर फंक्शन एएसपी को या डीएसपी को भी ग्रांट कर सकता है। और जो डीपीओ होता है या सीपीओ होता है या कैपिटल लेवल पे पुलिस ऑफिसर या सिटी पुलिस, उसके पास अपनी मतलब अपनी रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स हैं डिपार्टमेंट के लिहाज से। आगे हमारा आर्टिकल है 18, वो ज़रा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फंक्शन है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच है वो सेपरेट है। इसमें ये कहा गया है कि जो इसकी क्लास 3 है, इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है ये किसी ऑफिसर को नोटिफाई करेगा या जितने भी ऑफेंस हैं उनकी ये कैटेगोरिकल या कैटेगरी करेगा कि इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन किस लेवल का ऑफिसर करेगा। मतलब मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, या वो एसआई करेगा या इंस्पेक्टर करेगा। इस तरह अगर थेफ्ट किया है या कोई मामूली किस्म के जराम है उनकी इन्वेस्टिगेशन एएसआई भी कर सकता है, या कोई इस तरह के हमारे जो तौहीन मज़हब के 295 पीपीसी इस तरह केस है वो कौन करता है, वो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर जुवेनाइल की बात करें, जुवेनाइल में भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। ये प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर के पास वो इस तरह का मतलब ऑफेंस की कैटेगराइजेशन कर सकता है। और ये इन्वेस्टिगेशन ये सेपरेशन ब्रांच है, इसका काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना और कोई काम नहीं। फिर इसमें कहा गया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का हेड होगा वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। अगर कैपिटल की बात करें वो डीआईजी होगा। अगर सिटी पुलिस ऑफिसर सिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें वहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट होगा। सिटी कौन से होते हैं, जो बड़े डिवीजन हमारे जो बड़े शहर होते हैं जिसमें बहुत सारे अजला आ जाते हैं, जिस तरह मुल्तान है या फैसलाबाद कह लें, जिस तरह उनमें बड़े शहरों में बहुत सारे अजला आते हैं जो जिनको हम डिवीजनल भी कहते हैं। जो डिवीजन्स हैं उनको सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। और एक जो हमारा कैपिटल है इसको कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। ये प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर इसके पास इख्तियार है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन इनकी ज्यूरिसडिक्शन डिटरमाइन करेगा। और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का जितने भी हेड है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के जितने भी हेड हैं ये डीपीओ को इन्फॉर्म करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे। और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के ऊपर इनका एक ना मतलब एक सुपरवाइजर ऑफिसर होगा। वो कौन होगा, वो कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। इसके पास इतनी पावर है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस कर सकते हैं, उसको कोई डायरेक्शन दे सकते हैं और कोई भी समन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन चेंज भी हो सकती है। वो हमारा आर्टिकल 18 है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चेंज होने के लिए बोर्ड बनाए जाते हैं। जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है, फिर रीजनल वो हमारा इसके बाद आता है रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड, फिर इसके बाद आता है स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड। ये बोर्ड है। अब इनमें देखते हैं इन बोर्ड में कौन कौन से ऑफिसर हैं, कौन कौन से पुलिस रैंक ऑफिसर और कितने दिनों में ये डिसाइड करेंगे। जो सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करवाना है या तब्दील करवाना है तो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड में जो हेड होगा वो एसपी होगा और 2 अदर ऑफिसर होंगे। वो कौन होंगे, डीएसपी होंगे। इन्होंने 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जो एप्लीकेशन है उनका वो डिसीजन देंगे, ग्राउंड देंगे कि आया कि इन्वेस्टिगेशन चेंज की जाए या ना की जाए। अगर रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड ये भी 7 दिनों के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड करेगा। इसमें भी 3 ऑफिसर हैं। जो इसका हेड है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होगा। 2 अदर पर्सन होंगे वो भी एसपी रैंक के होंगे। अगर स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड की बात करें इसको
30 दिनों का टाइम दिया गया कि 30 दिनों के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड करें। इसका जो हेड है वो DIG होगा और जो चेयरपर्सन होगा हेड होगा। इसके अलावा जो 2 अदर ऑफिसर होंगे वो SP रैंक के ऑफिसर होंगे। आगे आर्टिकल 19 इसमें पुलिस के पास इख्तियार दिए गए हैं। आगे के जितने भी आर्टिकल हैं 19 से लेके 30 तक, इसमें पुलिस ऑफिसर किसी CCPO या PPO CPO इनके पास इख्तियार दिए गए हैं। जिस तरह अब आर्टिकल 19 में हमारे PPO या CCPO या CPO को इख्तियारात है कि वो डायरेक्टर ऑफ वायरलेस या मोटर ट्रांसपोर्ट या कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 20 इसमें पोस्टिंग ऑफ हेड पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है कि इसमें जो हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है इसका जो हेड होगा वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो IG लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। बाकी इसमें जो बाकी हमारा वो कमांडेंट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ DIG लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, हेड बनाया जाएगा, वो PPO यानी कि IG या CCPO ऑफिसर अपॉइंट करेगा। अगर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की बात करें उसमें हमारे SSP लेवल ऑफिसर को प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन रीजन एंड डिवीजन की बात की गई। सबसे पहले पुलिस को रीजनल हमारे एक तो कैपिटल प्रोविंशियल लेवल पे पुलिस को डिवाइड किया गया। प्रोविंशियल के बाद उसको कैपिटल के बाद रीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट को बाद में डिवीजन्स में सब डिवीजन को फिर बाद में पुलिस स्टेशन में इनकी डिफाइन इनकी लिमिट्स इनका एक्सटेंट और हर पुलिस का जो भी पुलिस स्टेशन है वो किसी भी तहसील से किसी भी टाउन से किसी भी यूनियन से वो अटैच होंगी। आगे इनके ऑफिसर बताया गया जो पुलिस रीजनल ऑफिसर होगा, जिस तरह हमने कहा डिवीजन पे वहाँ RPO जिसको हम कहते हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर वो DIG होगा, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिसका ग्रेड होता है 20। अगर हम एडिशनल इंस्पेक्टर की जनरल की बात करें वो वहाँ अपॉइंट किया जाएगा जहाँ पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट मोर देन 10,000 है। और डिवीजन की बात करें डिस्ट्रिक्ट में वहाँ SP होगा और अगर सब डिवीजन की बात करें तहसील में वहाँ ASP होता है या DSP होता है। पुलिस स्टेशन में कौन होगा, या वो इंस्पेक्टर होता है इंचार्ज या होता है सब इंस्पेक्टर। आर्टिकल 22 इसमें यह कहा गया पुलिस ऑफिसर को गवर्नमेंट एक एरिया से एक डिस्ट्रिक्ट से एक डिवीजन से किसी दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर सकती है। 23 कहा गया है कि जो हमारा DPO इसके पास इख्तियारात हैं कि जूनियर रैंक के पुलिस ऑफिसर को ये अपॉइंट कर सकता है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। आर्टिकल इसमें 24 कहता है जो ओथ एफर्मेशन ये सेकेंड शेड्यूल में डिस्कस है। और इसमें जो कहा गया ASP लेवल का जो ऑफिसर है वो कमांड नेशनल पुलिस एकेडमी में वो ओथ लेगा। आगे सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट है जूनियर रैंक के ऑफिसर को जब अपॉइंटमेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे हमारा 27 है जिसमें कहा गया है जो जनरल पावर है प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर और DPO ये मिलके अपनी मतलब पावर्स यानी कि इनके पास इख्तियार आते हैं कोई रिक्रूटमेंट के बारे, ट्रेनिंग के बारे, पोस्टिंग के बारे, ट्रांसफ़र के मतलब, प्रमोशन, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म के मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ के बारे कोई भी अपने रूल्स अपनी मतलब तय कर सकते हैं। आर्टिकल 28 इसमें कहा गया पावर ऑफ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कैपिटल सिटी एंड सिटी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बारे इनके पास पावर है या अकाउंट के मतलब इनके पास इख्तियारात हैं। आगे हमारे मेन चैप्टर है चैप्टर 4 जिसमें कहा गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, यानी कि DPO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारा ज़ील नाज़िम इसके क्या इख्तियारात हैं। जो ज़ील नाज़िम हमारा लोकल गवर्नमेंट के थ्रू यानी कि उनके इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्ट किए जाते हैं। ज़िले नाज़म जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है ये एक एनुअल पुलिसिंग प्लान तैयार करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो PPO है प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर ये प्रोविंशियल लेवल पे तैयार करेगा। जो DPO है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पुलिसिंग प्लान इसमें यही है कि इसने आने वाले साल में अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट, अपने फाइनेंशियल रिसोर्स और मैकेनिज्म को डिस्कस करना है और ये प्लान के बारे मुकम्मल जो ज़िले नाज़म है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। बाद में इस प्लान की अप्रूवल किससे लेनी है, वो जो कंसर्न कमीशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उससे अप्रूवल लेगा, फिर बाद में इसकी कॉपी भी ज़िले नाज़म को सेंड करेगा। आर्टिकल 33 इसमें यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़िले नाज़म को पुलिस फंक्शन के बारे आगाह करेगा और ज़िले नाज़म के ये भी इख्तियार हैं कि किसी भी पुलिस स्टेशन में वो विज़िट कर सकता है जहाँ अनलॉफुल किसी को डिटेन किया गया है, वो इसके पास ये भी इख्तियार हैं कि वो कंप्लेन कर सकता है और आर्डर कर सकता है कि इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ज़ेल नाज़िम के ये भी इख्तियार आते हैं कि वो अपनी एक मैन्युस्क्रिप्ट रिपोर्ट तैयार कर सकता है डीपीओ के मुतल्लिक इसने कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आर्टिकल 34 इसमें वही कहा गया है कि ज़ेल नाज़िम के पास यहाँ तक इख्तियार आते हैं कि वो डीपीओ को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस स्पोर्ट। ज़ेल नाज़िम पुलिस को कह सकता है कि जहाँ पुलिस की असिस्टेंट चाहिए या पुलिस की कोई भी इमदाद चाहिए, जहाँ सपोर्ट चाहिए, ज़ेल नाज़िम ये भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। ज़ेल नाज़िम के यहाँ तक भी इख्तियार आते हैं 34 की क्लास 2 इसमें कहा गया है कि जो ज़ेल नाज़िम है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को कहेगा कि जहाँ पुलिस की नफरी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस या तहसील म्यूनसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन पे कहाँ कोई नेचुरल क्लाइमेट्स हैं, कोई मतलब सैलाब है, कोई आफात है, कोई तूफ़ान है या थ्रेटनिंग लॉ या इन केस ऑफ एमरजेंसी मज़ीद पुलिस की अपॉइंटमेंट या पुलिस को भेजा जाए। आर्टिकल 35 इसमें भी वो ज़ेल नाज़िम के इख्तियार आते हैं कि जहाँ वो देखे कि ऑन इट्स और मोशन उसके पास कोई कंप्लेंट आती है या कोई अग्रीड पर्सन उसके पास कंप्लेंट लेके आया तो उसको मालूम होता है तो ज़ेल नाज़िम डीपीओ को डायरेक्शन दे सकता है कि इनके खिलाफ FIR करें और इसके मतलब फेवर में जो रिलीफ दें वो दिया जा सकता है। आगे हमारा चैप्टर है 5 जिसमें कहा गया डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। फिर इसके बाद आता है कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो चैप्टर 6 है, ये कैपिटल लेवल पे है। फिर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन ये इस्लामाबाद का है। फिर इसके बाद हमारा प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन ये वो प्रोविंशियल लेवल पे है। फिर इसके बाद एक नेशनल लेवल पे हमारा पब्लिक सेफ्टी कमीशन वो है चैप्टर 19। चैप्टर 9 इन तमाम के जो फंक्शन सेम है लेकिन इनकी एस्टैब्लिशमेंट इनके मेंबर्स की तादाद में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है इसमें जो इसके टोटल मेंबर्स हैं वो है 9 और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और इसमें एक चेयरपर्सन होता है। 9 में कितने लोग हैं? 3 लोग वो होंगे जो हमारे MP MNA होंगे और 3 लोग आज़ाद होंगे। आज़ाद को कौन सिलेक्ट करेगा? वो हमारी गवर्नमेंट उनके नाम देगा। फिर आज़ाद के बाहर एक पैनल बनाया जाएगा। वो आर्टिकल हमारा कौन सा है? वो आर्टिकल 41 है जिसमें आज़ाद लोगों को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक पैनल होगा जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा और इसमें एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नाम देगी और ये एक हमारा प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन एक नाम देगी। ये 3 लोग मिलके इंडिपेंडेंट 3 मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और 3 लोगों के नाम हमारा ज़िले कौंसल वो यानी कि इलेक्ट करके उनके आपस में वोटिंग होके 3 लोगों के नाम वो रेफ़र करेगा और इनमें से यानी कि ये 9 है, 9 में से 3 वैमन का होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट में भी और हमारे नेशनल असम्बली MNA या MPA में से और आज़ाद में से। ये इसकी है कंपोजिशन। फिर इसका एक चेयरपर्सन होगा वो 3 सालों के लिए चेयरपर्सन वो इनके आपस में वोटिंग के थ्रू चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। फिर इसकी मीटिंग के बारे कहा गया, मीटिंग का जो हेड होगा वो चेयरपर्सन करेगा। आर्टिकल 41 को हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 43 कहा गया है कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं उनका क्या क्राइटेरिया है। वैसे लोग होंगे सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होंगे, वो बैंकरप्ट ना हो, डिफ़ॉल्टर ना हो या वो उनकी मेंटल या फिजिकल अनफिट ना हो, वो कन्विक्टेड ना हो या उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, उनका पाकिस्तान की इंटीग्रिटी या सॉलिडिटी के खिलाफ उन्होंने कोई काम ना किया हो। आर्टिकल 44 इसमें अब फंक्शन बताया गया है कि इस पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन के फंक्शन क्या हैं। इसमें सबसे पहले हमने जो फंक्शन देखे कि जो DPO पॉलिसिंग प्लान बनाता है वो अप्रूवल ये देगा, ये अप्रूवल भी दे सकता है, अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकता है और यहाँ तक कि ये कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सेंड करेगा थ्रू अपने जो हेड हैं प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के थ्रू। और इसमें यहाँ तक इनके पास इख्तियार ऐसे स्टेप ले सकते हैं जो पुलिस अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल है, पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन दे सकते हैं और कोई भी कंप्लेंट्स को सुन सकते हैं, FIR रजिस्टर करने के बारे DPO को डायरेक्शन दे सकते हैं। और जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है जिसको डेफिनेशन क्लास में भी आता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई वली वारिस नहीं है, पुलिस वो आगे हम आर्टिकल 134 में जाके डिस्कस करेंगे उसका अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी का तरीक़ाकार क्या है।
जो उसको मतलब डिस्पोज ऑफ करना अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के बारे, वो तमाम ये हमारा कंसर्न कमीशन उसको एक प्रोसीजर देगा। और डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के बारे इनको इन्फॉर्म करेगा कौन सी प्रॉपर्टी इनको वसूल हुई है। और इन कमीशन के बाद मुकम्मल सिविल कोर्ट की पावर है कि वो समन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट और एग्जामिन कर सकते हैं विटनेस को। ये तमाम इख्तियारात हैं। और ये जो टर्म्स होगा इन तमाम मेंबर्स का 3 साल का टर्म है, इनको टीए डीए दिया जाएगा। आर्टिकल 46 अगर इनको रिमूव करना है, वो क्या कंडीशन है कि वो गिल्टी हो जाते हैं मिसकंडक्ट, या उनकी जो शहरियत पाकिस्तान वो सीध हो जाती है, वो नेचुरल अनफिट हो जाते हैं, या कोई फोत हो जाता है, या कन्विक्टेड हो जाता है क्रिमिनल ऑफेंस में, या बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इसी तरह के ये। फिर इसमें जो मीटिंग है, मीटिंग इसकी हर माह में एक मीटिंग होना ज़रूरी है। और मीटिंग होने से 1 वीक पहले इनको नोटिस दिया जाएगा। और एजेंडा और इसका कोरम है कि 2/3 मेंबर होंगे तो कोरम फिल होगा, मीटिंग होगी। और कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि भी किसी भी एक्सपर्ट को, किसी भी कंसल्टेशन को इनवाइट कर सकते हैं। और हर जितने भी आगे हम कमीशन है, इनकी फिर सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट का क्या काम होगा, जो मतलब जितने भी इनके फंक्शन होंगे मीटिंग्स के हवाले से, एजेंडे के हवाले से, या किसी भी मेंबर को इन्फॉर्म करना, वो एक सेक्रेटेरिएट हो। सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होगा, 18 ग्रेड के ऑफिसर को हेड बनाया जाएगा। आगे हमारा कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, ये कैपिटल लेवल पे है, इसमें 12 मेंबर हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसके 9 मेंबर हैं। अब इसकी मेंबर की तश्कील यह है कि 3 मेंबर होंगे हमारे कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, वो यानी कि ज़िले नाज़िम के थ्रू आएंगे। और इसके जो 3 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड करेगा स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि हमारी प्रोविंशियल असेंबली से 2 नाम होंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के जिनकी गवर्नमेंट हुकूमत होगी, हुकूमती अरकान होंगे, और एक होगा अपोजिशन से। 3 हमारे प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे और 3 ज़िले कौंसल के नाम वो देगा। और बाकी 6 लोगों को इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। और इनको सिलेक्ट करने का जो पैनल होगा उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा, और एक पर्सन होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाम देगी, और एक होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनका नाम दे। बाकी बिल्कुल एज इट इनके फंक्शन वही हैं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वही हैं, किन लोगों को अपॉइंट करना है, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल वही हैं। सेक्रेटेरिएट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेक्रेटेरिएट है, वहाँ जो का जो ऑफिसर था वो 18 ग्रेड का था, यहाँ 17 ग्रेड का है आर्टिकल 60 में। आगे हमारा चैप्टर है 17 जो कहता है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, इसके भी 12 मेंबर है। और 3 मेंबर हमारे होंगे डिस्ट्रिक्ट कौंसल देगी, हमारे ज़िले कौंसल इलेक्ट करेगी। बाकी 3 मेंबर हमारे स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली देगा, जिसमें से 2 लोग हैं गवर्नमेंट के और एक होगा अपोजिशन से। बाकी 6 लोग वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। और इंडिपेंडेंट को सिलेक्ट कैसे किया जाए, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो इस्लामाबाद का होगा वो एक पैनल में होगा, और एक नॉमिनी फेडरल गवर्नमेंट देगी, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये 3 लोग एक पैनल बनाएंगे। आर्टिकल 65 के तहत वो इंडिपेंडेंट 6 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। आगे इनके फंक्शन बिल्कुल एज इट वही है जो हमने पीछे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन में देखे कि अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई कंप्लेंट्स के हवाले से। आगे चलते जाएं, हमारा चैप्टर 8 है प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन, इसके भी 12 मेंबर हैं। इसके हाफ मेंबर हमारे होंगे प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन, यानी कि इसमें जो प्रोविंशियल असेंबली है, स्पीकर होगा प्रोविंशियल असेंबली फ्रॉम द मंगेस्ट मेंबर के 6 लोग हमारी प्रोविंशियल असेंबली से होंगे। 6 में से 4 लोग हुकूमती अरकान होंगे और 2 होंगे अपोजिशन से। बाकी 6 लोग उनके क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। आर्टिकल 75 में इसका चेयरपर्सन देखें वो हमारा प्रोविंशियल होम मिनिस्टर होगा। बाकी जो हमने देखे कैपिटल पे या डिस्ट्रिक्ट में जो चेयरपर्सन होगा वो इनकी आपस में वोटिंग के थ्रू उनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा। यहाँ प्रोविंशियल होम मिनिस्टर होगा। बाकी इसका जो सिलेक्शन इंडिपेंडेंट मेंबर को सिलेक्शन करने का पैनल होगा, उसमें जो इसका चेयरपर्सन होगा वो प्रोविंशियल ओम्बड्समैन होगा। और इसमें एक चेयरमैन होगा हमारा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का, PPSC का चेयरमैन होगा। और एक नॉमी हमारी चीफ मिनिस्टर हमारा वज़ीर आला वो नाम देगा इस कमीशन में। इनकी कंपोजिशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है।
बिल्कुल एज इट वो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, टाइम पीरियड भी वही है, फंक्शन भी वही है, ये भी 3 सालों के लिए है। जितने भी कमीशन के मेंबर हैं उनको टीए डीए दिए जाए। इसकी सेक्रेटेरिएट की बात करें, इसके सेक्रेटेरिएट में जो 20 ग्रेड का ऑफिसर होगा उसको मतलब सेक्रेटेरिएट का हेड बनाया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? वो चीफ मिनिस्टर कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन ऑफ कमीशन के थ्रू। और बाकी का आर्टिकल 83 में एक डिफरेंस है कि इसका कोरम है वो 1/2 होगा। 12 में से 6 लोग होंगे तो इनकी मीटिंग होगी। बाकी हमने पीछे पढ़े जो हमारा आर्टिकल 59, 71, 47 वहाँ 2/3 की बात की गई थी। 2/3 मेंबर होंगे तो इनका कोरम होगा, फिर इनकी मीटिंग हेल्ड होगी। आगे हमारा चैप्टर 9 है नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। इसमें 12 मेंबर हैं और 12 में से इसमें मतलब 50-50 का क्राइटेरिया, यानी कि 6 लोग होंगे वो हमारे वो क्या कहते हैं एमएनए होंगे, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली उनको नॉमिनेट करेगा। 6 में से 3 गवर्नमेंट के, 3 अपोजिशन के। बाकी जो 6 लोग होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, जो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। और जो सिलेक्शन पैनल होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, या कोई अदर जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, या एक नाम जो प्रेसिडेंट देगा और प्राइम मिनिस्टर। ये 3 लोग इनका जो सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर का पैनल बनाया जाएगा आर्टिकल 89 के तहत। इसमें बिल्कुल फंक्शन वही हैं, थोड़े से फंक्शन चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल पे आ जाता है। सेक्रेटेरिएट में थोड़ा डिफरेंस है। इसका आर्टिकल 19(6) कहता है कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्रेटेरिएट नेशनल पुलिस ब्यूरो है जो आर्टिकल 162 में बताया गया है। बाकियों का सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर बताया गए थे, किसी में 20 ग्रेड का ऑफिसर होगा, हेड होगा, और किसी का 18 का, किसी का 17 का। आगे हमारा चैप्टर 10 है पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। अब इसमें यह है कि गवर्नमेंट एक फेडरल पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगी। मतलब जो भी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी भी मेंबर के खिलाफ अगर आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, और इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर्स होंगे, और इसके जो प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट करेगा चेयरपर्सन को, और गवर्नमेंट शेल अपॉइंट करेगी मेंबर्स को, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। और क्राइटेरिया क्या होगा मेंबर्स का? आर्टिकल 99 में कहा गया इमिनेंट पर्सन हो गए, इम्पीसेबल, इंटीग्रिटी, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, उन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। और इसमें 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, फिर अगेन इनको नहीं किया जाएगा। फिर ये फंक्शन क्या है फेडरल पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के? इसमें बिल्कुल एज इट वही फंक्शन है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, या कोई कंसर्न कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मतलब ये रिकमेंडेशन दे सकता है, कोई नोटिस दे सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है। इसके फंक्शन बहुत सारे आसान है, वो आप देख सकते हैं। इसका भी सेक्रेटेरिएट होगा। फिर इसके बाद हमारा आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। ये है प्रोविंशियल लेवल पे। इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर हैं। इसमें जो गवर्नर है वो चेयरपर्सन को सिलेक्ट करता है। बाकी जो 6 मेंबर है वो हमारी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन उनको अपॉइंट करती है। बिल्कुल एज इट इनके वही फंक्शन है जैसे कि वो है। फिर सेक्रेटेरिएट इसमें आ जाता है। आगे का जो हमारा चैप्टर है वो है 11, वो कहता है क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें एक्चुअली जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको बेहतर बनाने के लिए एक क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील दी गई है। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इसकी जो कंपोजिशन की बात की गई है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। और आर्टिकल 110 कहता है इसका एक चेयरपर्सन होगा जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, और जो डीपी होगा, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होगा, और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट पैरोल ऑफिसर, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसका एक सेक्रेटरी होगा। इसके फंक्शन ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करना, गुड प्रैक्टिस से, और आपस में कोई भी शिकायत है उसको मुतलका फोरम पर उठाना, और अपने जितने भी डिसीजन हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना। और ये भी कम से कम 1 माह में इसकी एक मीटिंग होना ज़रूरी है। इट मीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ये क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की गई। आगे हमारा चैप्टर है
12 जिसमें एक तो आर्टिकल 113 ये इंपॉर्टेंट है पनिशमेंट के बारे, आगे भी हम पनिशमेंट देखेंगे वो 155 में, 156, 157 में यहाँ भी पनिशमेंट है। जो यहाँ की पनिशमेंट है वो सस्पेंड है, डिसमिस है, कंपल्सरी रिटायर्ड है, रिड्यूस इन रैंक या पे में है। आगे है आर्टिकल 114 कोड ऑफ कंडक्ट, पुलिस को भी कोड ऑफ कंडक्ट इशू करेगी, मतलब ये सर्च के हवाले से, आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, डिटेन के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से अपने फंक्शन है। आगे 115 इसमें यह कहा गया कि पुलिस ऑफिसर एट एनी टाइम यानी किसी भी वक्त उसको ड्यूटी के लिए कॉल किया जा सकता, उसको बुलाया जा सकता है। और 116 इसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर वो विदड्रा करेगा या वो रेजिग्नेशन देता है विदाउट इन्फॉर्म डीपीओ को, उसकी पनिशमेंट है वो 155B में है। फिर इसमें आगे 117 इसमें यह कहा गया कोई भी पुलिस ऑफिसर को कोई प्राइवेट या अदर एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं होगा। पावर टू इशू ऑर्डर ये चैप्टर 13 है, आर्टिकल 118 इसमें पुलिस के ये भी इख्तियार आते हैं डीपीओ कि वो इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है, किसी भी लॉज के तहत वो कोई भी प्रोविजन के तहत कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है। आर्टिकल 119 यहाँ सब इंस्पेक्टर के पास पावर है कि जहाँ कोई जुलूस है, जहाँ कोई रैली निकाली जा रही है, किसी भी रास्ते में कोई रुकावट लगा सकता है। इन केस ऑफ जहाँ अमन अमान का ख़दशा हो, कोई भी रुकावट या किसी ऐसी हमारी जो इबादत का है, मास्क हैं या चर्चेज़ हैं या कोई अदर प्लेस या स्ट्रीट में या कोई हमारी अम्यूज़मेंट है, किसी भी नज़ब्त को एएसआई के पास पावर है कि वहाँ कोई भी वो रुकावट खड़ी कर सकता है। आर्टिकल 120 इसमें यह कहा गया डीपीओ के पास इख्तियार है वो किसी भी शख्स को लाइसेंस इशू कर सकता है कि वो कोई भी रैली निकाल सकता है, कोई जुलूस मुनक्किद कर सकता है या जहाँ कोई ऐसी ख़ास जगह जहाँ तकरीबात हों, जहाँ जुलूस निकाले जाएं, जहाँ जलसे किए जाएं, वो लाइसेंस किसी पर्सन के नाम इशू होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो स्पेसिफिकेशन होगा और इस लाइसेंस की कोई फ़ी नहीं होगी। अगर इस लाइसेंस की कोई टर्म एंड कंडीशन को वायलेट करेगा आगे इसके हम पनिशमेंट भी है। फिर इसमें जो 121 है इसमें यह कहा गया है कि जो भी इस लाइसेंस के जो इशू हुआ इसमें की टर्म एंड कंडीशन के ख़िलाफ़ अगर किसी ने कोई जुलूस निकाला तो उस जुलूस को रोक दिया जाएगा, उसको डिस्पर्स किया जाएगा, उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जाएगा। आर्टिकल 122 इसमें डीपीओ के पास इख्तियार है कि कोई ख़राबी को रोकने के लिए कोई सर्टन एक्ट मतलब है उसको प्रोहिबिशन कर सकता है, मतलब है कोई लाठी है, कोई गन्स है, कोई स्टिक्स है, कोई मतलब आर्म्स, कोई नेज़ा, कोई तलवार, इस इलाके में वो लेके जाना या बाहर लेके आना पाबंदी लगाई जा सकती है जहाँ ख़राबी का कोई खदशा हो और इस तरह के अगर कोई लेके आता है उसको वो जब्त कर ली जाती है। आर्टिकल 123 इसमें एएसआई के पास इख्तियार है कि वो कोई भी इस तरह की रीज़नेबल डायरेक्शन दे सकता है, कोई ऐसी पब्लिक पार्क है या पब्लिक अम्यूज़मेंट है जहाँ मतलब है वो उनको कोई टाइम उनका दे सकता है कि कब इनका टाइम कोई तरीक़ाकार दे सकता है। फिर आगे इसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये भी इख्तियार है कि कोई भी रुकावट लगा सकते हैं 124 के तहत। आगे हमारा जो 126 है इसमें एडिशनल पुलिस की अपॉइंटमेंट की बात की है। कोई भी पर्सन किसी भी जगह के लिए, किसी भी मकाम के लिए अगर उसको एडिशनल पुलिस की नफरी चाहिए तो वो एप्लीकेशन दे सकता है और अज़ाफ़ी नफरी का वो ख़र्चा जितनी भी एक्सपेंस है वो बर्दाश्त करेगा। 127 में भी इसी तरह है, अगर वो पे नहीं करेगा तो वो 129 उसके लैंड ऑफ एरियर से निकाले जाएंगे और जितना भी उससे वो चार्ज लिया जाएगा अज़ाफ़ी पुलिस नफरी के लिए वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराया जाएगा। 131 इसमें बयान किया गया है कोई भी पुलिस या आर्म फोर्स के जो रिसेम्बलेंस मिलती यूनिफॉर्म आप नहीं पहन सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते। 132 इसमें डीपीओ के पास इख्तियार आता है कोई भी कैंप है या जहाँ परेड हो रही है वहाँ कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है, कोई स्पेशल आर्डर से उन पर प्रोहिबिट कर सकता है, उनको रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आगे हमारा आर्टिकल 134 ये अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के हवाले से। अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो लावारिस है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है, वो प्रॉपर्टी अगर उसको पुलिस ऑफिसर को मिलती है उसकी एक लिस्ट बना के डीपीओ को सेंड करेगा। फिर डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंसर्न कमीशन को उस अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की लिस्ट सेंड करेगा। फिर
जो कंसर्न कमीशन है वो अप्रूवल देता है कि इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा। जब आर्टिकल 135 में अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी मिलती है, फिर पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट डीपीओ इसके पास से वो 15 दिनों के अंदर प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। फिर 3 माह के अंदर अगर कोई इस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम जिताना, अपना टाइटल लेना चाहता है, या कोई वाली वारिस बाद में एविडेंस आके कोई ठोस सबूत देके वो प्रॉपर्टी को ले सकता है। फिर उसके प्रॉपर्टी वो हवाले की जाएगी। ये एएसपी, डीएसपी या डीपीओ के पास इख्तियारात हैं कि वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी किस शख्स को हवाले करें। अगर कोई नहीं आता तो फिर ये प्रॉपर्टी आर्टिकल 137 के तहत गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराई जाएगी। अगर एक से ज़्यादा लोग आते हैं उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करते हैं, फिर डीपीओ ये मैटर सिविल कोर्ट में रेफर करेगा। आर्टिकल 138 ये ऑफेंस और पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। कोई भी ऑफेंस, कोई भी मिसचीफ, कोई डेंजर क्रिएट होता है किसी एनिमल के ज़रिए, किसी गाड़ी के ज़रिए, कोई भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी स्ट्रीट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट होती है, या निगलिजेंट कोई कंडक्ट होता है, या किसी ने कोई ऐसा डॉग्स पाले हुए हैं जो फ्रिशियस वैश्य कुत्ते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन तमाम की पनिशमेंट आर्टिकल 138 में बताई गई है। और इसमें कोई चौकीदार है आर्टिकल 142 के तहत जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ अगर कोई उसने जानबूझ किसी को परमिशन दी कि वहाँ गैम्बलिंग हो रही है या कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो उसकी पनिशमेंट है 144। इसमें जो हमारे आर्टिकल 122 हमने लाइसेंस के बारे पढ़ा, 123, 119 उसकी पनिशमेंट है। आर्टिकल 145 जो मतलब आर्टिकल 131 और 132 की ये तमाम पनिशमेंट हैं। और इसमें आगे 148 इसमें जो वो पानी गंदा करें, पानी कैसा, ट्यूबवेल का, टैंक का, कोई पॉन्ड का, या कोई सप्लाई है या पूल है, कोई स्ट्रीम का, कोई भी पानी गंदे करने की ये पनिशमेंट है। कोई फॉल्स अलार्म लगाता है यानी कि 149 इसकी पनिशमेंट बताई गई है। फिर इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 155, ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ऑफेंस है और इनकी पनिशमेंट है। पुलिस ऑफिसर चाहे वो सीनियर रैंक का ऑफिसर है या वो जूनियर रैंक का ऑफिसर है। 155 में अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई विलफुल ब्रीच करता है या नज़रअंदाज करता है किसी लॉ को, किसी प्रोविजन को, किसी रूल को, या जो लॉ या कोई हाई अथॉरिटी का आर्डर को फॉलो नहीं करता, या अपने आप को ड्यूटी से विथड्रॉ करता है या रिज़ाइन करता है, या बुज़दिली का मुजाहरा करता है, या अपने सर्विस से ख़ुद को रिलीज़ करता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट बताकर, ये तमाम, या वायलेशन ऑफ ड्यूटी, या इंटॉक्सिकेशन नशे की हालत में पाया जाता है, या अपने आप को हर्ट पहुंचाता है कि बहाने बनाता है, बीमारी की हालत ज़ाहिर करता है छुट्टी लेने के लिए, या अपने जो सीनियर ऑफिसर है उसको मतलब कोई इसके खिलाफ अगेंस्ट फोर्स यूज़ करता है, या अपने आप को कोई ऐसा मतलब मुजाहरे में, कोई स्ट्राइक में, डिमॉन्स्ट्रेशन हिस्सा लेता है, अबेट करता है, इंस्टिगेट करता है, या किसी हायर अथॉरिटी को फिज़िकल ड्यूरेस या कोरियन फोर्स के थ्रू कोई अमल दरामद करवाता है, उसके लिए 3 साल तक जेल हो सकती है और फाइन होगा। इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कार्रवाई शुरू की जाएगी। 156 इसमें भी यही कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी वो किसी भी मकाम में इंटरी करता है, सर्च करता है, या अननेसेसरी किसी की प्रॉपर्टी को सीज़ करता है, डिटेन करता है, वैक्सीशनली या अननेसेसरली गैर ज़रूरी तौर पर किसी को डिटेन करता है, सर्च करता है, अरेस्ट करता है, या किसी को टॉर्चर करता है, वायलेंस करता है इन कस्टडी, इसके बारे 5 साल तक जेल है और फाइन होगा। फिर 157 इसमें यह कहा गया पुलिस ऑफिसर उसकी ड्यूटी है कि वो विदाउट अननेसेसरी डिले अरेस्टेड पर्सन को किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट में पेश करे, इसके बारे पनिशमेंट है 1 ईयर तक और फाइन। आगे हमारा चैप्टर है 13 जिसमें नेशनल मैनेजमेंट बोर्ड है, ये फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। इसमें तमाम इदारों के जो हेड हैं, चाहे हमारे नेशनल पुलिस एकेडमी है, नेशनल पुलिस ब्यूरो है, या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या हमारे जो कैपिटल के ऑफिसर हैं CCPO जो हर कैपिटल के, या इंस्पेक्टर हमारे पुलिस ऑफिसर रेलवे पुलिस के, मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल हैं, ये तमाम मिलके एक नेशनल मैनेजमेंट बोर्ड बनाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये एडवाइस कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और इसमें किसी भी आइडेंटिफाई अरेंज रिसर्च रिकमेंडेशन दे सकते हैं बैनुल अक़वामी, यानी कि डिपार्टमेंट के लिहाज से कोई इम्प्रूवमेंट के लिहाज से कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी एडवाइस, कोई सजेशन दे सकते हैं।
आगे 161 इसकी मीटिंग है। इसकी मीटिंग के यानी कि साल में 2 बार मीटिंग होगी और इसका जो कोरम है हाफ मेंबर का होना ज़रूरी है। 3 क्वार्टर कोरम की बात है कि 3 क्वार्टर होंगे और हाफ मेंबर यानी कि रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इसका इजलास बुलाया जाए और 1 माह पहले नोटिस दिया जाएगा एजेंडे के साथ। फिर इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो है, जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा। आगे मिसलिनियस है। मिसलिनियस में जो सबसे ज़रूरी हमारा आर्टिकल है 165 जो मैं कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रमोशन बोर्ड। अगर पुलिस ऑफिसर की प्रमोशन करनी है तो एक बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड का जो हेड होगा, अगर आपने किसी कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल पर प्रमोट करना है, उस बोर्ड का जो हेड होगा वो एएसपी है। अगर आपने एएसआई या एसआई के ओहदे पर किसी को प्रमोट करना है, उस बोर्ड का हेड एसपी होगा। अगर इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोशन होनी है तो डीआईजी होगा। अगर डीएसपी के ओहदे पर किसी की प्रमोशन होनी है, उस बोर्ड का हेड एआईजी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल होगा। अगर एसपी किसी को एसपी के रैंक पर तरक्की देनी है तो इस बोर्ड का हेड आईजी होगा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 167 जो हमारे डेली डायरी पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर तैयार होता है जो डेली कंप्लेंट्स के बारे, अरेस्टेड पर्सन ऑफेंस के बारे, वेपन्स के बारे, जो प्रॉपर्टी मतलब उनको वसूल होती है या विटनेस के बारे, वो उसमें तमाम वो रिकॉर्ड रोज़नामा तैयार किया जाता है 167। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एक तैयार है कि वो डेली डायरी को कॉल कर सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके बाद हमारा एक पब्लिक सेफ्टी फंड है जिसमें कोई भी ग्रांट्स मिलती हैं फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू पुलिस को, वो फंड इस पब्लिक सेफ्टी फंड में जमा कराई जाएंगी या कोई अदर पर्सन कंट्रीब्यूट करता है, फिर उस फंड को कहाँ खर्च करना है, किस तरह करना है, ये तमाम तरीक़ाकार इस आर्टिकल 169 में बताया गया है। इसके बाद अगर हम कोई देखें इंपॉर्टेंट सेक्शन तो 171 इसमें कहा गया है जो नो पुलिस ऑफिसर लायबल है कि इन एक्ट गुड फेथ में अगर कोई एक्ट करता है तो वो इसका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप कोई भी अगर केस करना चाहते हैं, आर्टिकल 172 के तहत इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मंथ का है। और आर्टिकल 173 के तहत अगर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अगर आपने कोई केस करना है, उसको केस करने से पहले नोटिस दिया जाएगा और 2 माह का टाइम दिया जाएगा। ये थे आज के हमारे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस किए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।